जय हिंद दोस्तों। सभी हिंदी भाषित राज्यों की पीसीएसजे, एपीओ, एडीपीओ आदि की प्रारंभिक परीक्षाओं से संबंधित भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल तथा व्याख्या के साथ लगातार हम आपके समक्ष ला रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कमल जो कि हत्या का अभियुक्त है और जो पुलिस अभिरक्षा में था, तब यह बयान उसने दिया कि ऑप्शन का, मैंने कुल्हाड़ी से नुपुर घोष की हत्या की है। ऑप्शन खा, मैंने कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंक दी, फलस्वरूप कुल्हाड़ी कुएं से बरामद की गई। न्यायालय में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन कमल के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, खा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पुलिस के समक्ष दिए गए कथन का केवल वह भाग तथा उस सीमा तक ग्राह्य है जहां तक कि उससे किन्हीं तथ्यों का पता चलता है। अतः कथन मैंने वह कुल्हाड़ी कुएं के अंदर फेंक दी जिसके फलस्वरूप कुल्हाड़ी कुएं से बरामद की गई को न्यायालय के समक्ष कमल के विरुद्ध साबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त थानाधिकारी को सूचित करता है कि चाबी जिसके द्वारा उसने तिजोरी को खोलकर चोरी की है उसने अपने आंगन में रखी है। यह सूचना किस सीमा तक साबित की जा सकेगी? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, चाबी को घर के आंगन में रखने की। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। धारा 27 के अनुसार अभियुक्त से प्राप्त जानकारी से उतनी जितनी पता लगे तथ्यों के संबंधित हो साबित की जा सकेगी। प्रस्तुत समस्या में अभियुक्त को सूचना चाबी को घर के आंगन में रखने से संबंधित है, अतः चाबी के पता लगने वाले तथ्य की सीमा तक सूचना साबित की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 इस अधिनियम की धारा 24, 25, 26 का अपवाद है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है, इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, धारा 24 से 26 तक सभी धाराओं का अपवाद है। इस बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर धारा 27 की संवैधानिक वैधता पर भी बहस हुई। पी कोटैया बनाम किंग एम्परर के बाद में प्रीवी काउंसिल ने धारा 27 का स्पष्टीकरण किया है। पाकला नारायण स्वामी बनाम किंग एम्परर के बाद में न्यायमूर्ति एटकिन ने संस्वीकृत के संदर्भ में न्यायिक दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह मध्यकालिक कथन से संबंधित निर्देशक वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता विशेषता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छुपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना और उसके निर्देशन के अनुसार उसे प्राप्त किया जाना, जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या उसका शव आदि का समावेश होता है। उक्त आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, पुलुकुरी कोटैया बनाम एम्परर के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये सही है, देवमन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। देवमन बनाम उपाध्याय विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 1125 के बाद में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वादों में से किसमें धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिलंघन के आधार पर चुनौती दी गई थी? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सही है, ए सही है, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू। इसका ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काठी कालू AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1808 के बाद में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के आधार पर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने धारा 27 को वैध घोषित किया। अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशमन के से संबंधित है। मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्प्रेस 1940 का मामला साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 से तथा क्वीन
एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला 1885 का बाद धारा 8 से संबंधित है। स्टेट ऑफ यूपी बनाम देवमन उपाध्याय AIR 1960 को सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभियुक्त के स्वेच्छा सहमत से ब्रेन मैपिंग एवं नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, धारा 27 के अंतर्गत। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। धारा 27 पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। यदि अभियुक्त व्यक्ति की जानकारी के परिणाम स्वरूप कुछ तथ्यों का पता लगाया है, तब उनमें से उतनी जो व्यक्ति की सूचना के आधार पर ज्ञात हुए तथ्यों से संबंधित साबित की जा सकेगी। यदि स्वेच्छा सहमत से ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट से सूचना प्राप्त होती है तो धारा 27 में सुसंगत होती है। यद्यपि सेल्बी बनाम कर्नाटक के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा साक्ष्य प्रथमतः परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है तथा अस्वैच्छिक सहमत या दबाव के अधीन किए गए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना से ज्ञात तथ्यों को साक्ष्य अधिनियम में सुसंगतता प्रदान नहीं की जा सकेगी, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3)(21) के उल्लंघन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि स्वैच्छिक प्रशासित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी या प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन ये सही है, सेल्बी बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सेल्बी बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि स्वैच्छिक प्रशासित परख के पश्चात प्राप्त जानकारी प्राप्त वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार स्वीकार की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नार्को टेस्ट के अंतर्गत दिए गए कथन प्रकृति क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, यह एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तत्व क्या नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, पुरुष या महिला होना। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए निम्न तथ्य होने चाहिए। नंबर 1, व्यक्ति को किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए। नंबर 2, उसके अभियुक्त द्वारा सूचना दी जानी चाहिए। नंबर 3, सूचना के परिणाम स्वरूप तथ्य की बरामदगी होनी चाहिए। जबकि धारा 27 को आकर्षित करने हेतु अभियुक्त का पुरुष या महिला होना आवश्यक तत्व नहीं। धारा 27 में उपबंध है कि अभियुक्त को प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।